Viewers and my dear student, चैप्टर 8 पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आज वैक्सीनेशन। वैक्सीन जो है वक्का नाम के एक वर्ड, वक्का जर्मन लैंग्वेज का वर्ड वक्का से ड्राइव हुआ। वक्का का मतलब होता है काव, और वैक्सीन बनाने में सबसे पहला रोल जो था वो थे डॉक्टर एडवर्ड जेनर। उन्होंने सबसे पहले इस स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। डॉक्टर एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। तो वैक्सीन देखें, वैक्सीन it is the type of infection in which now listen again. Vaccine, it is the type of injection in which dead or killed form of microbes exist. Vaccine is derived by vacca, a Latin word means cow, termed by Dr. Edward Jenner. He reported the pox disease in cow known as cowpox, which transferred into human, and now it is called smallpox. यानी डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले ये देखा था कि एक पॉक्स नाम की बीमारी सबसे पहले गाय में हुई, और इस गाय की देखभाल करने वाला जो मिल्कमैन था, जो दूध वाला था, उस गाय से वही इन्फेक्शन ह्यूमन में आ गया, और जब वो ह्यूमन में आया तो उसे हमने कहा स्मॉल पॉक्स। अब डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उन्होंने पता लगाया कि ये एक वायरस होने वाली बीमारी है जिसे हम पॉक्स वायरस कहते हैं। तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने हीट किल्ड द वायरस एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सफरिंग पर्सन। ही फाउंड द सिक पर्सन disease is cured due to the antibodies formation. This was the principle for vaccination, and father of vaccination is called Dr. Edward Jenner. यानी डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पॉक्स नाम के वायरस को लेकर हीट किल्ड किया, और उससे उन्होंने एक इंजेक्शन के फॉर्म में वैक्सीन बनाई। और जब उन्होंने उस व्यक्ति को जिसे पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन था उसे वो वैक्सीन दी, तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई। डेड पॉक्स वायरस के साथ रिएक्शन करके उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई, और वो व्यक्ति सही होने लगा। सो वैक्सीनेशन, द प्रोसेस इन विच safe vaccination is given, and immunity is formed is called vaccination. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना, और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ हम कर सकते हैं वैक्सीन देकर। तो देखें, द प्रोसेस इन विच इम्यूनिटी इज़ फॉर्म्ड बाय गिविंग वैक्सीनेशन इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। Immunization can be maintained by giving the following vaccine। तो इम्यूनाइजेशन में हम कुछ
वैक्सीन देते हैं जो बच्चों को दी जाती हैं और इम्यूनाइजेशन डेवलप किया जाता है। जैसे बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलस कॉलमेटी गुइनिन फॉर टीवी। ये टीवी के लिए दिया जाता है और 3 महीने के बच्चे तक की एज तक ये देते हैं। डीपीटी ये एक ट्रिपल वैक्सीन है। डी का मतलब है डिप्थीरिया, पी मीन्स पर्ट्यूसिस एंड टी मीन्स टिटनस। तो ये 3 बीमारियों को कंट्रोल करने वाली है और इसे हम 18 महीने की एज तक बच्चे को देते हैं। MMR ये भी एक ट्रिपल वैक्सीन है। मीज़ल, मम्स एंड रूबेला एंड अप टू 2 इयर्स, तो 2 साल की उम्र तक ये वैक्सीन भी दिया जाता है। H इन्फ्लुएंज़ा, इसे कहते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा अप टू 3 इयर्स, ये 3 साल की एज तक दे दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप और वैक्सीन अप टू 5 इयर्स एज एवरी मंथ, 5 साल की एज तक उस बच्चे को ड्रॉप के फॉर्म में हर महीने पोलियो ड्रॉप गवर्नमेंट की तरफ से पिलाई जाती है। टाइफोरल फॉर टाइफाइड फीवर अप टू द एज ऑफ 2 to 5 ईयर, यानी 2 से 5 साल तक की एज में अगर हम टाइफोरल वैक्सीन दें तो उस बच्चे को टाइफाइड भी नहीं होगा। टाइफाइड एक ख़तरनाक बुखार होता है जो बैक्टीरिया के ज़रिए होता है, क्योंकि बच्चे कोई सी भी चीज़ खा लेते हैं, गिरी हुई चीज़, फर्श पर गिरी हुई चीज़, या वो कुछ भी इन्फेक्टेड चीज़ खा लेने से उन्हें टाइफाइड होने का डर रहता है। तो अगर हम ये टाइफोरल वैक्सीन दे दें तो बच्चे को टाइफाइड नहीं होगा। इसके बाद हम समझेंगे एलर्जी। देखें, एलर्जी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये स्किन की लेयर है। स्किन के ठीक नीचे यहाँ पर मास्ट सेल होती हैं। ये मास्ट सेल दिखाई हैं स्किन के नीचे, मास्ट सेल। ये जो मास्ट सेल की लेयर है, जब अब हम देखते हैं कि कोई कॉस्मेटिक या कोई एलर्जी करने वाला कोई ऐसा सब्सटेंस है, परफ्यूम है, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक है, सोप है, डिओड्रेंट है, तो ऐसी चीज़ें जब हम अपनी स्किन पर लगाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और स्किन जैसे ही एब्जॉर्ब करती है तो हम देखते हैं नीचे स्किन के नीचे मास्ट सेल की लेयर होती है। वो मास्ट सेल उस एलर्जिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से वो मास्ट सेल रप्चर होनी शुरू हो जाती हैं और उनसे हिस्टामिन नाम का एक एंजाइम निकलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मास्ट सेल के रप्चर होने पर हिस्टामिन नाम का एंजाइम निकलता है, एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। एलर्जी को हम देख सकते हैं कि हमारी स्किन पर रेड रैशेज होना, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एलर्जी होने पर हमें ज़ुकाम होता है, हमें खांसी होती है, बार बार खांसी होती है, ज़ुकाम होता है। ये सब एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। जैसे अस्थमा में होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसी तरीके से ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं। तो ये सब एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं। या फिर एलर्जी किसी कॉस्मेटिक से हो जाती है, डाइस, हेयर डाइस से हो जाती है, परफ्यूम से भी हो सकती है। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं। तो अभी हमने एलर्जी का कारण जाना। तो देखें, एलर्जी ट्रीटमेंट, अगर हमें कभी एलर्जी हुई है तो एलर्जी को हम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देकर। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो होती है वो मास्ट सेल के रप्चरेशन प्रोसेस को रोक देती है, जिसकी वजह से हिस्टामिन निकलना बंद हो जाता है और हमारी एलर्जी सही हो जाती है। एलर्जन, द एक्सटर्नल substance which cause allergy is called allergen। तो एलर्जन के एग्जाम्पल हैं जैसे कॉस्मेटिक, सोप, डिटर्जेंट, हेयर डाई, एनी मेडिसिन, परफ्यूम एंड डस्ट। तो अब इसमें समझें, द एलर्जन रिएक्ट विद स्किन एंड start to
react with the mast cell which release histamine enzyme and start the allergy. Symptoms like sneezing and coughing. तो ये हो गई हमारी एलर्जी का कारण। एलर्जी अभी हमने समझ लिया। अब देखते हैं हम आगे। ट्रीटमेंट। एलर्जी कैन बी कंट्रोल्ड बाय गिविंग antihistaminic drug which stops the rupturing of mast cell and control the allergic condition. अब हम देखते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो इम्यून सिस्टम बॉडी में जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसे हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो देखें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दीज लिम्फॉइड ऑर्गन कंटेन्स बोन मैरो एंड थाइमस। क्योंकि हम जानते हैं कि बोन मैरो से बी सेल और थाइमस से टी सेल्स टाइप की WBC बनती हैं। WBC kills the microbes by phagocytosis and bone marrow forms B types of WBC. Thymus, it is situated in the chest bone sternum and it forms T cells which kills the microbes. तो अभी हमने देखा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक बोन मैरो एंड थाइमस। अब हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इट कंटेन लिम्फ नोड लाइक टॉन्सिल्स। इट प्यूरिफाई द लिम्फ फ्रॉम ब्रेन। ये हमारे गले में होती हैं टॉन्सिल्स, जो ब्रेन से आने वाले लिम्फ को प्यूरिफाई करती हैं। सेकंड, अंडर द आर्म पिट। हमारे दोनों हाथों में बनने वाले लिम्फ को अंडर द आर्म पिट यानी बगलों में जो लिम्फ नोड होती है वो लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। तो इट प्यूरिफाई द लिम्फ फ्रॉम हैंड्स। थर्ड में हम देखेंगे स्प्लीन। इट प्यूरिफाई द लिम्फ फ्रॉम चेस्ट पोर्शन एंड नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। फोर्थ, लेग जॉइंट। ये जो हमारा लेग जॉइंट पेल्विक ग्रिडल में जहाँ पर फीमर का हेड पेल्विक ग्रिडल से जुड़ा होता है, यहाँ पर लेग जॉइंट पर लिम्फ नोड होती है। इट प्यूरिफाई द लिम्फ ऑफ द लेग्स एंड लिम्फ नोड्स प्यूरिफाई द लिम्फ बाय द रिमूवल ऑफ डेड सेल्स और ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने देखा अभी जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं उसके अंदर आती हैं लिम्फ नोड, और प्राइमरी में हमने देखा उसके अंदर आते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये हम पढ़ चुके। इसके बाद देखें माल्ट क्या होता है, एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। माल्ट की फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। These are the lining of major tract like respiratory tract, digestive and urinogenital tract are in moisture condition and prevent the infection. It contain 50% of lymphoid tissue. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी, अगर हम अंदर से अपने बॉडी ऑर्गन्स को देखें, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये सभी अंदर से गीले और चिपचिपे होते हैं। उसका कारण है वहाँ पर ये सभी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स लिम्फॉइड जो माल्ट होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू से कवर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से
इस लिम्फ में WBC होती है, और माल्ट की वजह से ही हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन जब तक हम जीवित हैं तब तक उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि लिम्फ के अंदर WBC होती है और वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ रखती है। इसके बाद आता है एड्स। जैसे कि हम जानते हैं एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के लिए मैं आप लोगों को पूरा एक अलग से पूरा एक वीडियो दूंगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को उसको ध्यान से सुने, उस वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एड्स के बारे में यहाँ बता दूँ। इट इज़ एन रेट्रोवायरस। इट इज़ एन रेट्रोवायरस बिकॉज इट हैज़ ए जेनेटिक मटेरियल RNA। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, सो इट इज़ कॉल्ड RNA वायरस। बट इट प्रोवाइड द डिसीजेस टू ह्यूमन बिकॉज 2 RNA strands in presence of reverse transcriptase enzyme and make a complementary copy of DNA. That's why it is called retrovirus। मतलब इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो RNA है, लेकिन RNA जेनेटिक मटेरियल होने के बाद ये प्लांट में बीमारियां नहीं देता, ये देता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में बीमारी, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल तो RNA है, लेकिन 2 RNA के स्ट्रैंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कॉइल होकर DNA की एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना लेते हैं। इसीलिए ये हमें बीमारियां देता है, और इस तरीके के स्पेसिफिक फीचर होने की वजह से इस वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। तो देखें ये ध्यान से, ये रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल HIV वायरस का। इसमें हम देख रहे हैं मैच स्टिक जैसी स्ट्रक्चर इसमें चारों तरफ से होती हैं। इसमें हम देख रहे हैं लिपिड एंड प्रोटीन के कोट बने हुए होते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर इसमें 2 RNA के स्ट्रैंड आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और 2 RNA स्ट्रैंड के बराबर में यहाँ पर 2 छोटे डॉट जो बिंदियाँ दिखाई दे रही हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इस तरीके से ये HIV वायरस का डायग्राम है, जो कि HIV वायरस एड्स को कॉज करता है। तो इस वायरस के डायग्राम को देख लें, इसकी लेबलिंग को भी ध्यान से देख लें। देखें ये लिपिड कोट है, ये अंदर इसमें मोतियों की माला जैसी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये प्रोटीन कोट है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें एंजाइम है, और इसमें 2 RNA के स्ट्रैंड है। ये हो गया HIV वायरस का डायग्राम। मैं समझता हूँ आप लोगों ने HIV वायरस का डायग्राम समझ लिया, लेबल्ड कर लिया। ओके, HIV वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट गैलो एंड लुइस मॉन्टेग्लियर। HIV वायरस को रॉबर्ट गैलो और लुइस मॉन्टेग्लियर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब देखें ट्रांसमिशन ऑफ एड्स वायरस। पहले हम देखें इसमें रेट्रोवायरस इस तरीके से बना लेंगे ये डायग्राम। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वायरल प्रोटीन जो होते हैं ये सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखें पहले तो ये लिख लेंगे इस तरीके से, ये बना लेंगे रेट्रोवायरस ऐसे। इसे बनाने के बाद वायरस इन्फेक्ट्स द नॉर्मल सेल। तो हम देख रहे हैं कि ये वायरस इन्फेक्ट्स द नॉर्मल सेल, यानी ये वायरस है जो सेल के अंदर जाएगा। अब हमारी ये सेल है तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन होगी। ये चारों तरफ इसमें सेल मेम्ब्रेन दिखा देंगे। ये देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ लिखेंगे वायरल DNA इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्टेज। ये वायरल DNA है। ये वायरल DNA इस वायरस के ज़रिए सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। अब ये जो वायरल DNA है ये हमारी सेल जो है उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चला जाएगा। हमारा DNA हम देख रहे हैं, ये हमारा DNA है, और
ये वायरल डीएनए है। ये वायरल डीएनए सेल के अंदर जाकर हम देख रहे हैं न्यू वायरस आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जाकर हमारे डीएनए को इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर ही हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉपीज़ बन रही हैं, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। तो इस तरीके से ये जो कॉपी बनी है 1 2 3 4 हम देख रहे हैं, ये जो वायरस की कॉपीज़ बनी हैं और हमारी बॉडी की हर सेल के बराबर में जो एडजेसेंट सेल हैं उनके अंदर ये जाती जाएंगी और इस तरीके से हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर ये वायरस पहुंचता जाएगा। तो इसीलिए जो HIV एड्स के पेशेंट होते हैं उनकी हर सेल के अंदर HIV वायरस उनके न्यूक्लियस में जाकर इन्फेक्शन दे देता है। तो अभी हमने यहाँ पर HIV वायरस का मोड देखा, ट्रांसमिशन देखा। तो इस डायग्राम को दोबारा से देख लें। ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स वायरस, ये रेट्रोवायरस आ गया, यहाँ लिख देंगे रेट्रोवायरस। वायरल प्रोटीन कोट, यहाँ लिख देंगे वायरस इन्फेक्ट्स द नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल बनाई है हमने। नॉर्मल सेल के अंदर वायरल प्रोटीन एंटर हो गया और ये चला गया सेल के न्यूक्लियस में, और सेल के न्यूक्लियस में जाकर हम देख रहे हैं ये एडजस्ट होके न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर कॉपीज़ बन गई, ये चारों कॉपी इस सेल के एडजेसेंट सेल जो बराबर की सेल होंगी उन सब में चला जाएगी। तो अब इसके बाद देखते हैं रेट्रोवायरसेस एंटर इनसाइड द सेल बाय क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड वायरल DNA इन्फेक्ट द सेल nucleus DNA which start to perform the meiosis cell division and make multiple copies. These multiple copies start to infect the adjacent cells of the body. In this way, HIV spread in all body cells. देखें, ये है एलाइसा, एक टेस्ट जिसके ज़रिए हम HIV वायरस के बारे में जान लेते हैं। एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे is a antigen antibody test which confirmed that AIDS पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब उस व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन है, नेगेटिव का मतलब उसे HIV का इन्फेक्शन नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि HIV को कन्फर्म एलाइसा से करते हैं, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हैवी वेट लॉस इन शॉर्ट पीरियड, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ T सेल्स इन द ब्लड एंड फेल्ड इम्यूनिटी। फेल्ड इम्यूनिटी होने की वजह से HIV पेशेंट के अंदर सारे इन्फेक्शंस एक साथ उसकी लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, वायरल इन्फेक्शन हो गए, प्रोटोजोनल भी हो गए और फंगल भी हो गए, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी फेल हो गई है। तो ये सभी सिम्टम्स बिल्कुल लास्ट स्टेज में HIV पेशेंट के अंदर आते हैं। तो HIV जो पेशेंट होता है, एड्स का जो पेशेंट होता है, वो करीब अपनी ज़िंदगी 8 साल तक इन्फेक्शन रिसीव करने के बाद तक जी सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी T सेल्स पर कि कितने साल में उसकी T सेल्स वायरस के साथ लड़ते लड़ते निल होती हैं। अगर किसी व्यक्ति में T सेल्स काफ़ी लंबे समय तक बनी रहें, यानी T सेल का लॉस कम हो, तो HIV पेशेंट एक लंबी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन इसका इलाज कुछ नहीं है, जानकारी ही इसका इलाज है, तो हमें इससे बचना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
इसके जो जानने के कारण है वो हम सभी लोग जानते हैं। इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, इससे बचने के लिए आप सभी लोग जानते हो, मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमेशा ब्लड बैंक जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ब्लड है उसी से, ब्लड बैंक से ब्लड लें, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। दूसरा, जब भी कभी इंजेक्शन लगवाएं तो डिस्पोवेन जो स्टरलाइज्ड होती हैं सिरिंजेस उनका यूज़ करें। बार्बर के यहाँ भी जाएं तो न्यू स्टरलाइज्ड ब्लेड ही इस्तेमाल होने चाहिए। इसी के साथ साथ कैरेक्टर का बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कैरेक्टर उसका कहीं पे भी ख़राब है, अवॉइड द मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, सेक्सुअल रिलेशंस, तो हमें इससे हम बच सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कैरेक्टर में अच्छा नहीं है तो वो एक बार बच सकता है, 2 बार बच सकता है, लेकिन कभी भी HIV पेशेंट के साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन प्रोसेस में अगर वो आया तो उसे HIV हो जाएगा। तो हम देखें कि HIV से बचने का एक सरल उपाय गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया जाता है, वो है यूज़ द कॉन्डोम्स, जो कि वायरस से बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमें मल्टीपल सेक्स रिलेशन को बंद करना होगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का है तो वो HIV पॉजिटिव होने के पूरे उसके चांसेस बन जाते हैं। ओके, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 3 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में देखेंगे। ओके।